आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपनी मां सोनिया गांधी को एक खास तोहफा देते नजर आए। ये तोहफा फीमेल डॉगी का है। राहुल ने बुधवार को वर्ल्ड एनिमल डे के मौके पर इसे गिफ्ट किया। साथ ही बताया कि अब ये उनके परिवार का अहम हिस्सा बन गई है। राहुल ने इसका नाम नूरी रखा है। उत्तराखंड में रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक हथिनी और एक खोजी कुत्ता रिटायर हो गया। इसके लिए एक विदाई समारोह आयोजित किया गया जिसमें इन दोनों को फूलमाला पहनाकर विदाई दी गई। गोमती नाम की हथिनी की उम्र 66 साल है और वो यहाँ करीब 47 साल तक रही, जबकि खोजी कुत्ते का नाम ब्रांडी है और उसे 12 साल की उम्र होने पर रिटायर किया गया। इस मौके पर वहाँ हथिनी के महावत और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से जुड़े दूसरे कर्मचारी और अधिकारी भी मौजूद रहे। गोमती और ब्रांडी रिटायर होने के बाद भी पार्क में ही रहेंगे, लेकिन उनसे कोई काम नहीं लिया जाएगा। दावा है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुंडली दिखाने पहुंचे दो लोगों ने ज्योतिषी के साथ ही लूटपाट कर ली। ज्योतिषी के अनुसार 4 दिन पहले ये दोनों चोर उन्हें घर पर अपनी कुंडली दिखाने पहुंचे थे। इनमें से एक ने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड नाराज रहती है तो उसे मनाने का उपाय बताएं। कुंडली दिखाते समय दोनों ने उनसे लुभावनी बातें की, जिस पर ज्योतिषी ने प्यार से अपने हाथों से बना खाना भी उन्हें खिलाया। इसी दौरान उनमें से एक ने अपने बैग से कुछ नशीला पदार्थ कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिला दिया, जिसके बाद ज्योतिषी अपने घर में ही बेहोश हो गए। फिर दोनों चोरों ने बड़े आराम से उनके गले और हाथ में पहने हुए सोने के जेवरात उतारे और साथ ही घर में रखा कैश भी चुरा लिया। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर उनकी तलाश में जुटी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ बच्चियों के पैर छुए। दरअसल ये मौका एक ग्लोबल स्किल्स पार्क के शुभारंभ का था। इसी दौरान सीएम ने वहां पूजा की और फिर उन्होंने बच्चियों को कुछ उपहार देते हुए उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत के बीच अहमदाबाद के कारोबारी ने गोल्ड से बैट समेत क्रिकेट से जुड़ी कई चीजें बनाई। इसके लिए कारोबारी मनीष सोनी ने 60 ग्राम गोल्ड का इस्तेमाल किया। मनीष के मुताबिक उन्होंने 3 इंच की 15 ग्राम वजनी वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी बनाई है। साथ ही हेलमेट, गेंद, स्टंप, ग्लव्स और पिच भी इसी सोने से तैयार किया। मनीष सोनी का कहना है कि उनकी इच्छा क्रिकेटर बनने की थी, जो नहीं हो पाया, लेकिन परिवार में सबको क्रिकेट पसंद है। ऐसे में वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने गोल्ड से ये चीजें तैयार करवाई। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर मेड के मामले में होने वाली लापरवाही से जुड़ी है। खास करके बड़े शहरों में ज्यादातर घरों में मेड काम करती हैं, लेकिन आमतौर पर उनके बारे में खोजबीन नहीं की जाती, उनके बैकग्राउंड की पड़ताल नहीं होती। हालांकि ये बेहद जरूरी है। अगर आप सतर्क नहीं हैं तो साजिश के शिकार हो सकते हैं। गाजियाबाद में एक गैंग ने मेड के जरिए 200 करोड़ की संपत्ति हड़पने की साजिश रची। एक बुजुर्ग महिला के घर में मेड को भेजा गया और उसके बेटे से फर्जी शादी कराई गई। हालांकि संपत्ति हड़पने की इस साजिश का पर्दाफाश हो गया, लेकिन ऐसे अपराधियों से बचने के लिए जरूरी है कि सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सुबह शाम आने वाली मेड सिर्फ घर के काम नहीं निपटाती, वो घर से जुड़ी जरूरी बातें भी जानती है। कुछ लोग मेड के भरोसे पूरा घर छोड़ देते हैं और कई बार इसी भरोसे का फायदा उठाकर अपराध को अंजाम दिया जाता है। चोरी या लूट की ऐसी कई वारदातें आपने सुनी होंगी जिसे घरेलू नौकरों या मेड ने अंजाम दिया। लेकिन गाजियाबाद में मेड के जरिए एक परिवार की 200 करोड़ की संपत्ति हड़पने की साजिश रची गई। ऐसी साजिश या अपराध से बचने के लिए जरूरी है कि लोगों को आगाह किया जाए, सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं गाजियाबाद के इलाके मुरादनगर में मेड वाली साजिश कैसे रची गई। वहाँ एक बुजुर्ग महिला डॉक्टर सुधा सिंह के घर में प्रीति नाम की मेड आई। प्रीति घर के कामकाज निपटाने के साथ बुजुर्ग महिला की देखभाल भी करती थी। इसी दौरान साजिश के तहत इस मेड की शादी महिला के मंदबुद्धि बेटे से कराने की साजिश रची गई।
शादी की फर्जी तस्वीरें खींची गई और बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उनके बेटे से शादी का दावा कर करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। लेकिन जैसे ही बात सामने आई, बुजुर्ग महिला की बेटी ने सवाल उठाए और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद साजिश की परतें खुलने लगी। एक प्रीति नाम की लड़की थी जो हमने अपने घर में एज अ मेड रखी थी, बिकॉज मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनको कैंसर था, तो इस वजह से हमने एक मेड रखी थी। वो मेड ने दावा किया है बाद में, लेटर ऑन, उनकी 13वीं के बाद, कि वो जो है मेरे भाई की वाइफ है और प्रॉपर्टी पे उसका हक है। और ये मेरे भाई की कोई शादी हुई नहीं है, बिकॉज मेरा भाई मेंटली डिसेबल्ड है बचपन से ही, तो उसकी शादी हो ही नहीं सकती है, उसकी शादी हुई ही नहीं है। तो ये जो भी प्रूफ या जो भी चीज़ें वो दे रही है उसके बारे में जानकारी मुझे कुछ भी नहीं है, इस वजह से मैंने FIR लॉन्च करवाई है। पुलिस ने इस मामले में जब तफ्तीश शुरू की और आरोपियों से पूछताछ की तो पता चला कि लूट की साजिश के पीछे बकायदा एक गैंग था, जिसने प्लानिंग के तहत प्रीति को मेड बनाकर उसकी घर में एंट्री करवाई। आकांक्षा सिंह की मां सुधा सिंह मुरादनगर के UIMT कॉलेज की पूर्व चांसलर थी, जिनकी करोड़ों की संपत्ति हथियाने के लिए सचिन नाम के आरोपी ने पहले उनसे जान पहचान बढ़ाई, उसके बाद मदद के लिए प्रीति को मेड का काम दिलवाया। सुधा सिंह को झांसे में लेकर मेड से उनके बेटे की फर्जी शादी तक करवा दी गई, लेकिन इस बात की खबर उनकी बेटी को नहीं होने दी गई। इसके बाद गैंग ने रिश्तेदारों के सामने शादी का दावा कर संपत्ति हथियाने का दांव चला। इसके लिए बुजुर्ग महिला के बेटे को धमकाया भी गया, लेकिन जब इस मामले की जांच हुई तो साजिश का पर्दाफाश हो गया और मुख्य आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया। जो महिला प्रीति है, पूर्व में भी इस तरह की 3 शादियां कर चुकी हैं, तलाक हो चुका है सभी में, और ये एक पूरा गिरोह के तौर पे काम करता है, जिसका जो सरगना है वो सचिन है। और सचिन द्वारा बाद में इस डॉक्टर दंपति को धमकी देने की भी सूचना प्राप्त हुई थी और उसके आधार पर एक अन्य मुकदमा इसके विरुद्ध थाना मुरादनगर पर पंजीकृत हुआ था। और इन्हीं दोनों इन्वेस्टिगेशंस की पूरी जांच में, पूरी खोजबीन में ये सारा तथ्य प्रकाश में आया है और इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और इस अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। ये जो महिला अभियुक्त हैं वो भी, उनके विरुद्ध भी ये चार्जशीट किया जा रहा है और उनको भी हिरासत में लेकर पूछताछ इत्यादि किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार मेड का काम करने वाली आरोपी महिला प्रीति ने पहले भी 3 फर्जी शादियां की हैं। हर बार उसका मकसद संपत्ति हड़पना था। उम्मीद है कि इस मामले में जल्द ही सभी आरोपी पकड़े जाएंगे, उनको सजा भी होगी, लेकिन जरूरी है हम सभी इससे सबक लें। बगैर पूरी छानबीन किए मेड को काम पर नहीं रखें, उस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करें, सतर्क रहें और दूसरों को सावधान रखने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कपिल शर्मा समेत कई और हस्तियों को ईडी ने भेजे हैं समन। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सिक्किम में बादल फटने से हुए हादसे के बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। इस बचाव ऑपरेशन में सेना, NDRF और दूसरी एजेंसियां जुटी हुई हैं। कहा जा रहा है कि अब भी 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। 2 दिन पहले सिक्किम के उत्तरी हिस्से में अचानक बादल फट गया था, जिससे बंगन और दूसरे इलाकों में बाढ़ आ गई। कहा जा रहा है वहाँ एक ग्लेशियर में बनी झील के ऊपर बादल फटा, जिससे काफी नुकसान हुआ। कई मकान डूब गए और तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के जोधपुर में करीब 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें सड़क और अस्पताल समेत कई परियोजनाएं शामिल रहीं। पीएम ने अपने दौरे में जोधपुर ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की आधारशिला भी रखी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में टीएमसी नेताओं ने राजभवन तक मार्च किया। इस दौरान राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शन में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। अपनी इस रैली में टीएमसी ने केंद्र पर राज्य सरकार की बकाया रकम नहीं देने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुए निर्माण कार्य के दूसरे चरण का भी शुभारंभ कर दिया गया। इसका उद्घाटन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। अब वहां निशुल्क भोजन समेत कई सुविधाएं मिलेंगी। दावा है कि वहां एक दिन में 50,000 से ज्यादा लोग दिन भर में भोजन कर सकेंगे। अभिनेता रणबीर कपूर ने ईडी से पेशी के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा। इससे पहले रणबीर कपूर समेत 15 से ज्यादा हस्तियों को समन भेजा गया था। इसमें रणबीर को शुक्रवार को पेश होने के निर्देश दिए गए थे। आरोप है कि उन्होंने एक गेमिंग बैटिंग ऐप से जुड़ी कंपनी का प्रमोशन किया और अवैध तरीके से पैसे लिए।
इसी कंपनी पर धोखाधड़ी समेत कई गंभीर आरोप भी हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया। नॉर्वे के लेखक जॉन फोसे को यह सम्मान मिला। कमेटी ने माना है कि उनके नाटकों और कहानियों ने उन लोगों को आवाज दी है जो अपनी बातें कहने में सक्षम नहीं थे। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार संजय सिंह को अदालत ने 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन इस बीच गिरफ्तारी पर सियासी घमासान और तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है, तो बीजेपी केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। चुनाव को देखते हुए पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस मुद्दे को बड़ा बना दिया है। सड़क पर आम आदमी पार्टी का ये जो उबाल है, जाहिर तौर पर इसकी वजह संजय सिंह की गिरफ्तारी है, लेकिन साथ ही पार्टी की राजनीतिक छवि का भी सवाल है। इसलिए संजय सिंह पर लगे आरोप को बेबुनियाद बताते हुए पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों से भिड़ गए। भारतीय जनता पार्टी 24 के हार से बौखलाकर पागल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के साथ विपक्ष की आवाज को कुचलने की कोशिश कर रही है। रेड मारने के बावजूद आधार विहीन गिरफ्तारी की गई है। उसके खिलाफ अपनी आवाज हम आज बुलंद कर रहे हैं और तब तक बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। संजय सिंह को रिहा करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी संजय सिंह की गिरफ्तारी को सियासत से जोड़कर मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है, लेकिन जरा दूसरी तस्वीर को देखिए और समझिए। दिल्ली बीजेपी के नेता राजघाट पहुंचे, बापू को श्रद्धांजलि दी और केजरीवाल के कट्टर ईमानदार वाले दावे को कटघरे में खड़ा कर दिया। फादर ऑफ द नेशन राष्ट्रपिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं और निकले कट्टर बेईमान, सुपर कट्टर बेईमान, इनको अब तो कम से कम कुछ न कुछ सद्बुद्धि मिलनी चाहिए, विजडम मिलनी चाहिए। वो जो है बीजेपी पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे, वो देश की न्यायपालिका के ऊपर में सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को और ये सत्येंद्र जैन को अगर जेल भेजने का काम कोई करेगा तो वो देश की न्यायपालिका करेगी, देश का जुडिशियल सिस्टम करेगा। ना भारतीय जनता पार्टी जेल भेजने का निर्णय करती है, ना ईडी करती है। ईडी ने केवल सारे सबूत इकट्ठे किए हैं, सारे एविडेंस इकट्ठे किए हैं, वो कोर्ट में पेश करेगी। अगर कोर्ट को लगा कि भ्रष्टाचार किया है संजय सिंह ने तो वो उसको जेल भेजेगी। अगर कोर्ट को नहीं लगा तो उसको बाइज्जत बरी कर देंगे। इसलिए कम से कम आम आदमी पार्टी को जुडिशियल सिस्टम के ऊपर में विश्वास रखना चाहिए। शराब घोटाले में सिसोदिया या संजय सिंह की भूमिका क्या है और घोटाले के आरोप सही हैं या गलत, इसका फैसला अदालत को लेना है। लेकिन हंगामा इसलिए ज्यादा है क्योंकि राजनीतिक तौर पर इसका असर बड़ा है। सामने चुनाव है जिसमें केजरीवाल का नारा ईमानदारी है, बीजेपी का मुद्दा भ्रष्टाचार। इस तरह एक ही पिच पर खेलते हुए दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। आम आदमी पार्टी डंके की चोट पर कह रही है कि ईडी की छापेमारी में 1 रुपया नहीं मिला। बीजेपी का दावा है कि भ्रष्टाचार पकड़ लिया। संजय सिंह को इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि वो मोदी जी और उनके खास दोस्तों के बीच में जो सांठगांठ है, जो भ्रष्टाचार है इस सरकार का, उसको उजागर करने वाली सबसे बुलंद आवाज है। मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रही हूँ कि वो कल उन्होंने संजय सिंह जी के घर पर रेड किया। मैं उनको कह रही हूँ, मैं न्योता दे रही हूँ कि संजय सिंह जी का पैतृक घर है सुल्तानपुर में, वहां पे भी जाएं, उनके बैंक के लॉकर में भी जाएं, वो जाएं हर जगह जहां पे संजय सिंह गए हैं पिछले 1 साल में, और 1 रुपया भी अगर भ्रष्टाचार का मिल जाए ना तो वो दिखाएं। अगर कुछ नहीं निकला तो गिरफ्तारी कैसी हो सकती है? आप मुझे ये बताइए कि जो पिक पॉकेटर होता है, जो जेब कतरा होता है, जब जेब कतरा पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से बटुआ निकलता है, उसके जेब से एक पर्स निकलता है। मगर जब भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है
तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है, दस्तावेज। संजय सिंह को अदालत ने 10 अक्टूबर तक ईडी रिमांड पर भेज दिया है। जांच एजेंसी ने अदालत में कहा है कि कुछ लोगों को आमने सामने बिठाकर संजय सिंह से पूछताछ करनी है। इतना अत्याचार जुर्म करना करे कोई दिक्कत नहीं। आप पे जो आरोप है, आप पे जो आरोप है, बोला गया पैसे लिए आपने, बेबुनियाद आरोप है। हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। अगले 5 दिनों में जांच एजेंसी के हाथ क्या लगता है, सभी की नजर इस पर रहेगी। लेकिन एक बात तय है कि इस दौरान जबरदस्त सियासत होगी। संजय सिंह इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी में है, लिहाजा गठबंधन के नेता संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। ये कोई नई चीज नहीं हो रही है और सत्ता में रहने वाले लोग ये कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, जो लोग चुन करके आए हैं जनता से, आखिरकार वही लोग अन्याय ज्यादा कर रहे हैं। याद रखें कि इस तरह का अन्याय और इस तरीके से जो कार्रवाइयां होती हैं हमेशा सरकार को कमजोर करते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज जनता को फेस नहीं कर सकते। यहाँ व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई, इन्होंने जांच कराई। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई, यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? असल में शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार पर लगने वाले आरोप से परेशानी अकेले केजरीवाल को नहीं है। बीजेपी इसका इस्तेमाल इंडिया गठबंधन के खिलाफ भी करेगी। विधानसभा चुनाव से लेकर आम चुनाव तक इसे मुद्दा बनाया जाएगा। राहत की बात सिर्फ ये हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाए। आज सुनवाई में कोर्ट ने ईडी की दलीलों पर सवाल उठाए और सख्त रुख दिखाते हुए सिसोदिया के खिलाफ सबूत नहीं होने की बात कही। लेकिन सिसोदिया को जमानत मिलेगी या नहीं, इसके लिए अगली सुनवाई यानी कि 12 अक्टूबर का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में हरियाली लौट आई। सेंसेक्स 406 अंकों की उछाल के साथ 65,632 पर बंद हुआ। इस दौरान निफ्टी में भी बढ़त दर्ज की गई। ये 110 अंक चढ़कर 19,546 पर बंद हुआ। इस दौरान बैंकिंग, कोल और आईटी समेत ज्यादातर सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। सोना 150 रुपए सस्ता हो गया। दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत 57,350 रुपए हो गई है। हालांकि चांदी के भाव में तेजी देखी गई। ये 300 रुपए महंगी हो गई है। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 71,300 रुपए है। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के छोटे से गांव बहुरा से निकलकर रामबाबू ने चीन में परचम लहरा दिया है। गरीबी को मात देकर रामबाबू ने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। वो कभी मनरेगा में मजदूरी किया करते थे, लेकिन आज उन पर देश को गर्व है। सोनभद्र के इस टूटे फूटे घर को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि इसी घर से निकलकर राम बाबू ने चीन में कामयाबी के कदम बढ़ाए हैं। राम बाबू ने मंजू रानी के साथ जोड़ी बनाकर एशियन गेम्स के 35 किलोमीटर रेस वॉक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। सफर काफी मुश्किल भरा था और काफी अच्छा भी था, क्योंकि सफर तो सफर होता है, सफर का मजा नहीं लेंगे तो फिर जिंदगी का मजा नहीं ले सकते। तो सब कुछ अच्छा था।
आज भले ही राम बाबू की कामयाबी के चर्चे हो रहे हैं, लेकिन उनकी इस सफलता के पीछे सालों की मेहनत है। एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें गुजारे के लिए मनरेगा में मजदूरी तक करनी पड़ी। सोचा कि अगर मैं घर पे बैठूंगा तो बस मेरे पापा काम करेंगे, अकेले कितना करेंगे, कितना कमा पाएंगे, और लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि अगर मैं पापा के साथ काम करूंगा तो मैं थोड़े अपने लिए भी पैसे कमा सकता हूं। तो मैंने उस टाइम अपने पापा के साथ मनरेगा में काम किया, और जो उस टाइम मेरे को पैसे मिला उससे मैं अपने लिए शूज खरीदा था। खेतों में काम करने वाला नौजवान अब देश का नाम रोशन कर रहा है। भले ही गरीबी और लाचारी राम बाबू के जीवन में शुरू से रही, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य का पीछा कभी छोड़ा नहीं, और नतीजा ये रहा कि राम बाबू ने सोनभद्र के एक छोटे से गांव बहुरा से निकलकर चीन के हांगझोउ में परचम लहरा दिया। 2018 में मेरे नी इंजरी होने की वजह से मैंने रनिंग से रेस वॉकिंग में कन्वर्ट हो गया। फिर रेस वॉकिंग में जब मैंने स्टार्ट किया 2018 में मैंने स्टार्ट किया, और मेरा फर्स्ट मेडल 2020 में आया। राम बाबू का परिवार भी उनकी इस कामयाबी पर खुश है, क्योंकि इन सब ने राम बाबू के संघर्षों को करीब से देखा है। कैसे मजदूरी करके उसके बाद गांव में से दूध लेकर खोआ भूज के बेच के वहाँ उसको हम पैसा दिए थे, और वो भी अपना कहीं होटल में कुछ काम कुछ दिन किया, कुछ वो जूट वाला बोरा झल्ला सिया। खुश हैं, लेकिन दुनिया भले ही क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, हमको कैसे किस निगाह से देख रहा है, हम तो अपने बेटे के लेके खुश हैं, अपने जिंदगी में हम खुश हैं, जैसे हैं तैसे खुश हैं। राम बाबू आज उन हजारों युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गए हैं जो गरीबी और संघर्ष के बीच अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा रखते हैं। चीन के हांगझोउ से नितिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। युवाओं में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को लेकर जिस तरह का क्रेज है, उससे इसके साइड इफेक्ट भी दिखते हैं, जिसका असर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए लखनऊ में आर्ट कैफे के जरिए एक बेहतरीन पहल की गई है, और आर्ट थेरेपी नाम इसे दिया गया है। ये आर्ट कैफे जो किसी थेरेपी की तरह काम कर रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में इस पहल के जरिए लोगों का तनाव घटाने, उन्हें कुछ रचनात्मक करने, जिंदगी को देखने का नया नजरिया देने की कोशिश है। इसकी पहल युवाओं को ध्यान में रखकर की गई है। आर्ट कैफे का जो कंसेप्ट है वो ये है कि आप वहाँ जाइए, चाहे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ या अकेले, और अगर आप अपने स्ट्रेस को रिलीव करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप आर्ट कॉर्नर में पेंटिंग भी कर सकते हैं। इस कैफे में आप जिधर भी निगाह डालेंगे आपको क्रिएटिविटी नजर आएगी, जिसमें कैनवास पर बिखरे रंग नजर आएंगे। आजकल का जो यूथ है ना, वो बहुत ज्यादा फोन यूज करता है। जैसे हम भी हैं तो हम भी बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं, तो हमें दिन भर में बिल्कुल टाइम नहीं होता कि हम अपने लिए थोड़ा सेल्फ टाइम निकाल सके। तो उस सेल्फ टाइम को निकालने के लिए और अपने आप को खुद में एक चीज में बिजी रखने के लिए पर्टिकुलर, और इससे पेंटिंग एक ऐसा थेरेपी है जिससे माइंड रिलैक्स होता है लोगों का। तो एक स्क्रीन टाइमिंग हमारे फोन का उससे एक्चुअली कम होता है, और हमें थोड़ा सा अपनी अंदर की कला जो है वो पहचानने का मौका मिलता है। तो इस वजह से भी ये कॉन्सेप्ट रखा गया है, और ये लखनऊ में फर्स्ट टाइम हम लोग करवा रहे हैं। युवाओं के लिए इस कैफे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। कोई कंफ्यूजन हो, कोई टेंशन हो, सीधे आर्ट कैफे आइए। रंगों की ये दुनिया आपके इंतजार में है, जहां आप अपनी पसंद का रंग इस्तेमाल करिए और जिंदगी के उस हिस्से को रंगने की कोशिश करिए जो दिल या दिमाग में खाली हो रहा है। तो ये एक अलग तरह का कंसेप्ट है यहाँ पर, और इस तरह की चीजें रखी गई हैं जिससे लोग पेंटिंग अगर करते हैं अलग अलग तरह के कलर्स से, अलग अलग मीडियम से, तो वो भी अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो कलर्स और अपनी पेंटिंग तो अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन अपना तनाव और अपना स्ट्रेस यहीं पर छोड़ करके जाते हैं। वजह यह है कि कलर थेरेपी को माना भी गया है, और रंगों से अगर आपकी दोस्ती होती है तो आप जरूर कुछ देर के लिए खुद को या अपने तनाव को भूल जाते हैं। और ये रंग अगर आपको किसी कैफे में मिले और आपको खासतौर पर उसके लिए अलग से कहीं न जाना पड़े, तो मेरे ख्याल से युवा इस कंसेप्ट को इसलिए बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।
न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा लखनऊ नगर निगम से जुड़ा है, जिसने कुत्ते और दूसरे जानवरों के अंतिम संस्कार को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। लखनऊ नगर निगम ने मृत जानवरों के लिए शहर में पहला इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम यानी कि शवदाह गृह बनाने की तैयारी तेज कर दी है। करीब 3 करोड़ की लागत से बनने वाले शवदाह गृह के लिए 1 सप्ताह के भीतर टेंडर निकाला जाएगा। केवल जानवरों के शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए ये क्रेमेटोरियम टीएस मिश्रा मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास बनाया जाएगा। लखनऊ में जानवरों को दफनाने में होने वाली समस्या को देखते हुए जानवरों के लिए शवदाह गृह की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। लखनऊ नगर निगम के मुताबिक लखनऊ में आवारा कुत्तों की संख्या लगभग 80,000 है। इसके अलावा 9,000 पालतू कुत्ते रजिस्टर्ड हैं, जबकि लगभग 20,000 पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। नगर निगम के मुताबिक लखनऊ में रोजाना करीब 100 स्ट्रीट डॉग्स और 20 पालतू कुत्तों की मौत हो जाती है, लेकिन जानवरों के शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए कोई सिस्टम नहीं होने की वजह से गंदगी और प्रदूषण जैसी काफी दिक्कतें होती हैं। फिलहाल लखनऊ वालों को अब इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लखनऊ से पहले पुणे, जयपुर, हैदराबाद, मुंबई और इंदौर जैसे प्रमुख शहरों में ये व्यवस्था चल रही है। लखनऊ नगर निगम की इस पहल पर हमने शहर के कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। नहीं, प्रॉब्लम तो बहुत है, कोई जगह बची ही नहीं है ना जहाँ पे भी आप क्रिमेट करेंगे, जिसके भी घर के सामने या मतलब कोई ना कोई ऑब्जेक्शन करने चला आता है, तो मुश्किल तो आती है। हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी सिटीज में तो है, यहीं पे नहीं है। इसकी 99 का 100% जरूरत है, क्योंकि डॉग जिसको हम पालते हैं, इतना प्यार करते हैं, और जो भी इस प्यार कर जाता है तो उसको हम कहीं कहीं भी डलवा देते हैं। नगर निगम वाले आते हैं, उठा के पता नहीं कूड़े कचड़े में कहा जाते हैं, उनको पता नहीं कौन खाता है, क्या करता है, क्या दशा उनकी होती है। तो इसलिए हम तो इसी फेवर में, हम इसके 99-100% फेवर में है कि ऐसी व्यवस्था की जाए जहाँ की सब लोग अपना, या उनके स्ट्रीट डॉग हो या जो भी डॉग हो, उनको उस जगह पे ले जाके वो अच्छे से उसका सब कुछ करें, दाह संस्कार जो भी है। इसके फेवर में मैं हूँ। जरूरत तो है, क्योंकि हम कई सालों से इनको फीड करा रहे हैं। कई डॉग्स हमारे कांटेक्ट अभी भी हैं, दोनों टाइम आते हैं, लेकिन कोई बीमार पड़ जाता है, जैसे किसी कुछ हो गया, हम नगर निगम कॉल करते रहते हैं। सुबह से हम कॉल कर रहे हैं, वो शाम तक आ रहे हैं। कभी वो कहते हैं हमारा स्टाफ छुट्टी पे है, फिर हम बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए, फिर उस पर मक्खी वक्खी सब गंदगी होती रहती है। वो लोग आते हैं, जिस तरह से वो लोग ले जाते हैं ना, और हम लोग उनको फीड कराते हैं, तो हमें तकलीफ होती है देख के उनको। और जब ऐसा कुछ होगा तो हम खुद ही ले जाके कर देंगे उनका, कि जब हमको उनसे प्यार है तो हमको उनको करने में उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्ट्रीट डॉग का पेट के लिए अलग कोई वो नहीं, डॉग तो डॉग है। देखिए, नगर निगम जो जगह दे रहे हो तो सही दे रहा, अच्छा दे रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हो कि मतलब फोन करें तो जैसे हमारे डॉग्स मरे पड़े होते हैं, तो उनको उठाने के लिए हम फोन करते हैं तो तुरंत उनको आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि डॉग सड़ जाते हैं, उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो खुद ही उठा के उनको इधर उधर करना पड़ता है। तो अगर ऐसा ये सब स्कीम लेके आए तो ज्यादा अच्छा है। व्हाट्सएप यूजर्स को मिलेगा एक और तोहफा। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। खबर है कि व्हाट्सएप अब एक ऐसा फीचर लाएगी जिसके जरिए मैसेज को पिन किया जा सकेगा। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किसी ट्वीट को सबसे पहले दिखाने के लिए उसे पिन किया जाता है। अब यही सुविधा व्हाट्सएप पर भी मिलेगी। भारत और यूएई के बीच टेक्नोलॉजी समेत कई समझौते हुए। दरअसल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ यूएई के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने निवेश से जुड़ी इंडिया यूएई हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स की बैठक में भाग लिया। साथ ही इस दौरे में कई करार भी हुए, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा करार भी शामिल रहा। गूगल ने क्रिकेट वर्ल्ड कप पर एक डूडल बनाया। इस एनिमेटेड डूडल में स्टेडियम में दर्शकों की मौजूदगी के बीच 2 बतखों को दिखाया गया जो विकेटों के बीच दौड़ रही हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 19 नवंबर तक चलेगा। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।